ये देखिए दोस्तों, ये है स्टोकेस्टिक्स एंड ये बड़ा ही वाइडली यूज्ड ओसिलेटर है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के प्रैक्टिशनर हैं तो आपने कभी ना कभी इसको ज़रूर अपने चार्ट पर यूज किया होगा या फिर ज़्यादातर चार्टिस्ट के चार्ट के ऊपर ज़रूर इसको देखा होगा। परंतु लोगों का व्यू इस ओसिलेटर के ऊपर मिला जुला है। कुछ के लिए ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, जबकि कुछ का मानना है कि ये ओसिलेटर ट्रैप बहुत करता है। गाइज, मेरा मानना है कि कोई भी इंडिकेटर या ओसिलेटर केवल उन्हीं लोगों के लिए इफेक्टिवली काम करता है जिसको पता है कि उस ओसिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि एक ओसिलेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो प्राइस के साथ उस ओसिलेटर का रिलेशन एस्टेब्लिश करना इजी हो जाता है। एंड साथ में हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि किस सिचुएशन में ओसिलेटर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एंड किस सिचुएशन में उसको इग्नोर किया जा सकता है। जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज की इस वीडियो में हम बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे कि स्टोकेस्टिक ओसिलेटर क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड किस प्रकार हम इसको हाई सक्सेस रेट के साथ अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हमने डिसाइड किया है कि वीडियो को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोकेस्टिक्स को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सीखेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, सो दैट जब भी हम वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम ऑसिलेटर के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है दैट कंपेयर्स अ सिक्योरिटीज क्लोजिंग प्राइस टू इट्स प्राइस रेंज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि किसी भी स्टॉक के करंट क्लोजिंग प्राइस को ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की ट्रेडिंग रेंज के साथ कंपेयर करता है। मान लीजिए कि अगर हम 14 पीरियड का लुक बैक पीरियड यूज कर रहे हैं तो पिछले 14 डेज में हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रेंज है, उसके साथ ये आज की क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करके परसेंटेज में एक वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। एंड ये ओसिलेटर को जॉर्ज लेन नाम के एक ट्रेडर ने डेवलप किया था इन लेट 1950s। एंड बेसिकली ये ओसिलेटर को किसी भी मार्केट में ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ इस चार्ट पे देख सकते हैं, ये ओसिलेटर के नाम पे दो लाइंस प्लॉटेड होती हैं चार्ट पे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ये हमें रेड कलर की लाइन दिख जाएगी एंड दूसरी हमारी लाइन जो है ब्लू कलर की है। तो गाइज, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पे देखिए, ये ब्लू कलर की लाइन परसेंट के लाइन कहलाती है। एंड ये जो रेड कलर की लाइन है ये परसेंट डी लाइन कहलाती है। बेसिकली जो ब्लू लाइन है यही हमारा स्टोकेस्टिक ओसिलेटर है एंड ये जो रेड लाइन है ये इस स्टोकेस्टिक ओसिलेटर की 3 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज होती है। इसके साथ साथ ये ओसिलेटर हमें ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये ओसिलेटर बेसिकली 0 से 100 की रेंज में फ्लैक्चुएट करता है। इसलिए जब भी इसकी रीडिंग 20 के नीचे आती है तो ऐसी सिचुएशन को ओवरसोल्ड सिचुएशन माना जाता है। एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जल्दी ही मार्केट अब बाउंस कर जाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है एंड जल्दी ही मार्केट बाउंस कर जाएगा। इसी तरीके से जब स्टोकेस्टिक ओसिलेटर 80 के ऊपर चला जाता है तो ऐसी सिचुएशन को ओवरबोट सिचुएशन कंसीडर किया जाता है एंड ऐसा माना जाता है कि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है एंड अब जल्दी ही मार्केट रिवर्स करेगा एंड गिर जाएगा। बट गाइज, ये हमेशा ऐसे ही काम नहीं करता है। दैट्स वाई ज़्यादातर लोग स्टोकेस्टिक को यूज करने में ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक किसी भी ओसिलेटर की जब तक हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर नहीं होता है तो देर आर हायर चांसेस कि हम वो ओसिलेटर को समझने में मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू लॉसेस। एंड यही रीजन है कि अपनी नासमझी के चलते आजकल लोग
स्टोकेस्टिक्स को छोड़ के या बाकी सभी इंडिकेटर्स या ओसिलेटर्स को छोड़ के प्राइस एक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। आजकल के मोस्टली जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने भी प्राइस एक्शन को सेपरेटली एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है। बट गाइस, मेरा मानना है कि जब टेक्निकल एनालिसिस इवोल्व हुआ था तो इसकी शुरुआत प्राइस एक्शन से ही हुई थी। बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मार्केट हमारे सामने प्रेजेंट करती थी या फिर कई बार मार्केट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती थी जहां पे अकेले प्राइस एक्शन के बेस्ड कोई डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहे पुराने टाइम पे उन्होंने कुछ मैथमेटिकल इंडिकेटर्स या फॉर्मूलाज यूज करना शुरू किया टू कंफर्म द प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला प्राइस एक्शन यूज करूंगा तो मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। बेसिकली इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स की शुरुआत ही प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए हुई थी। तो अगर कोई ट्रेडर या कोई ट्रेनर ये कहता है कि मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाऊंगा एंड इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स वर्क नहीं करते, तो इसका मतलब या तो उसको नॉलेज नहीं है या फिर उसने मार्केट को अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये वीडियो का इंटेंट सिर्फ यही है कि आपको हम ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकें, इसकी इंपॉर्टेंस समझा सकें एंड आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आप इफेक्टिवली ये ओसिलेटर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि स्टोकेस्टिक कैसे वर्क करता है एक चार्ट के ऊपर एग्जांपल के साथ। अभी हम देखते हैं कि जो परसेंट के लाइन हमने डिस्कस किया था या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारी स्टोकेस्टिक लाइन है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो इस ऑसिलेटर को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो यूज किया जाता है 14 पीरियड का लुक बैक पीरियड यूज किया जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से वर्क करता है। करंट क्लोज यानी कि कोई भी स्टॉक का करंट क्लोजिंग प्राइस है उसको हम उसमें से हम लेस कर देंगे लोवेस्ट लो। तो पिछले 14 दिन का जो भी लोवेस्ट लो होगा उसको करंट क्लोजिंग प्राइस से लेस कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई स्टॉक का करंट प्राइस अभी 50 रुपीज चल रहा है एंड पिछले 14 दिन में उसका जो लोवेस्ट प्राइस रहा है वो 40 रुपीज रहा है। तो 50 - 40 कर देंगे हम एंड ऐसा करने से हमारे पास जो आउटकम आएगा दैट विल बी 10। एंड अब हम ये करेंगे कि पिछले 14 दिन में स्टॉक हाईएस्ट हाई कितना गया एंड लोवेस्ट लो कितना गया। तो मान लीजिए कि कोई स्टॉक पिछले 14 दिन में हाईएस्ट हाई 70 रुपीज गया है एंड लोवेस्ट लो 30 रुपीज गया है। तो यहाँ पे 70 एंड 30 टोटल 40 पॉइंट्स की रेंज हो गई है। एंड इस तरीके से अब हम 10 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे क्योंकि 10 इज द डिफरेंस बिटवीन करंट क्लोज एंड लोवेस्ट लो एंड हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 रुपीज का है। तो 10/40 करेंगे हम एंड उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो स्टोकेस्टिक की रीडिंग है दैट विल बी अराउंड 25%। तो अब क्योंकि हमें आइडिया लग गया है कि ये स्टोकेस्टिक ओसिलेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अब इसके साथ साथ हमें ये भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि अगर कोई भी स्टॉक पिछले 14 दिन से लगातार गिरते आ रहा है तो 15th डे नहीं गिरेगा, गिर सकता है। तो जब हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट पता चल जाता है तो हम कभी भी इस ओसिलेटर पे अनरियलिस्टिक बैट नहीं करते हैं। एंड ऐसा भी कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि अगर कोई मार्केट पिछले 14 डेज से लगातार बढ़ रहा है तो 15th और 16th डे गिर जाएगा। क्योंकि मार्केट की ट्रेंड को चेंज करने के लिए देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो जब हम किसी भी ओसिलेटर की कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ लेते हैं तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि किस टाइम पे हमें उस ओसिलेटर को इम्पोर्टेंस देनी है एंड किस टाइम पे हम उसकी रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं स्टोकेस्टिक्स के बारे में, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है द करंट प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स प्राइस रेंज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था 25% निकल के आया था। तो हमें पता चला कि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो इसके पिछले 14 डेज की जो हाई एंड लो के बीच का डिस्टेंस है या ट्रेडिंग रेंज है उसके 25% के आसपास है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो स्टोकेस्टिक ओसिलेटर है ये 0 से 100 की रेंज में फ्लैक्चुएट करता है। इसकी रीडिंग कभी भी 0 के नीचे नहीं जाएगी एंड 100 के ऊपर नहीं जाएगी।
एंड इसमें हाई वैल्यूज कभी भी होती हैं, यानी कि वैल्यूज जब 80 90 या 100 के आसपास होती हैं, आई मीन हायर वैल्यूज होती हैं, तो ये ओवरबोट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड जब लोअर वैल्यूज होती हैं, यानी कि 20 10 5 0, ये लोअर वैल्यूज मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। बट ये ओसिलेटर केवल तभी काम करता है जब इसकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। तो हमारा फर्स्ट राइडिंग व्हीकल जो रहेगा वो हमेशा ही प्राइस रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल सीट में पिछले हमारे निफ्टी इंडेक्स का पिछले 14 डेज का डेटा यहाँ पे लिया है। ओपन हाई लो एंड क्लोज का डेटा है ये। एंड यहाँ पे ये वाले कॉलम में मैंने पिछले 14 डेज का हाईएस्ट हाई ले लिया एंड ये 14 डेज का लोएस्ट लो ले लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 14 डेज का हाईएस्ट हाई 24,867.40 था एंड जो लोएस्ट लो था वो 23,893.7 था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रफली 1,000 पॉइंट्स की रेंज रही है निफ्टी की पिछले 14 दिन में। एंड निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो 24,823.2 यानी कि हाई के आसपास है। एंड जब हमने इसको स्टोकेस्टिक के फॉर्मूला में प्लग इन किया इन नंबर्स को, तो वी गोट 95.46%। यानी कि हमें पता चला कि निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो पिछले 14 दिन की रेंज के अपर रेंज में ही है, मतलब अपर लेवल्स के आसपास ही है। तो अभी भी ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक नो चांस कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर दे। तो हमने देखा कि कम से कम 14 दिन का डेटा हमें चाहिए ये ओसिलेटर कैलकुलेट करने के लिए। एंड उसके बाद जैसे जैसे नया डेटा आता जाएगा तो ये मोस्ट रिसेंट 14 डेज पे इसकी कैलकुलेशन प्लॉट होते चली जाएगी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं परसेंट डी है। तो ये परसेंट डी हम देख सकते हैं कि इमीडिएटली 95% के बाद नहीं आया, ये जाके इसके 3 दिन के बाद ये शुरू हुआ। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो परसेंट डी लाइन है ये हमारी परसेंट के लाइन यानी कि स्टोकेस्टिक का 3 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो जब तक 3 दिन का इनपुट हमारे पास नहीं होगा स्टोकेस्टिक्स का, तब तक परसेंट डी लाइन कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये हो गया एक सिंपल सा तरीका जिससे हम स्टोकेस्टिक्स को समझ सकते हैं। एंड ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ये एक्सेल में आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बात आती है कि ये जो स्टोकेस्टिक ओसिलेटर है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है फास्ट स्टोकेस्टिक ओसिलेटर। अभी पिछली एक्सेल सीट में हमने जो आउटकम देखा था वो फास्ट स्टोकेस्टिक ओसिलेटर का था। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है प्राइस चेंजेस को लेके। यानी कि एक कैंडल ग्रीन बनेगी तो वहां पे स्टोकेस्टिक पे आप ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं एंड रेड कैंडल बनेगी तो भी आप ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। तो बेसिकली माना जाता है कि सूटेबल फॉर क्विक एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। तो कहते हैं कि जी जो क्विकली किसी को ट्रेड लेना है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं तो फास्ट स्टोकेस्टिक यूज किया जा सकता है। फिर स्टोकेस्टिक का जो सेकंड टाइप है यानी कि स्लो स्टोकेस्टिक है, ये थोड़ा सा स्मूथ वर्जन होता है एंड अ स्मूथ वर्जन ऑफ फास्ट स्टोकेस्टिक लेस नॉइस एंड फ्यूअर सिग्नल्स। तो ऊपर वाला फास्ट है एंड जो सेकंड हमने डिस्कस किया ये स्लो है, यानी कि हम कुछ स्मूथनिंग टेक्निक लगा के हमारा जो परसेंट के लाइन कैलकुलेट किया था उसको किसी भी तरीके से हम स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी। एंड स्मूथ करने से नॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड रिलायबल एंड थोड़े से कम सिग्नल मिलेंगे बट रिलायबल सिग्नल मिलेंगे। एंड बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड तीसरे प्रकार का स्टोकेस्टिक है फुल स्टोकेस्टिक। फुल स्टोकेस्टिक में बेसिकली ये डिफरेंस रहता है कि जो हमारा फास्ट एंड स्लो स्टोकेस्टिक है इसमें हम लुक बैक पीरियड के साथ कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट लुक बैक पीरियड अगर 14 पीरियड का है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे।
जबकि जो फुल स्टोकेस्टिक होता है ये फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है, यानी कि इसमें हम लुक बैक पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, परसेंट के का स्मूथनिंग पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, एंड परसेंट डी का स्मूथनिंग पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। फास्ट स्टोकेस्टिक में हम केवल परसेंट डी को चेंज कर सकते हैं, एंड स्लो स्टोकेस्टिक में हम परसेंट के एंड परसेंट डी दोनों को ही चेंज कर सकते हैं, बट लुक बैक पीरियड को चेंज नहीं कर सकते। एंड फुल स्टोकेस्टिक में हम लुक बैक पीरियड को भी चेंज कर सकते हैं, परसेंट के को भी चेंज कर सकते हैं, एंड परसेंट डी को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इस चार्ट पे तीनों ही स्टोकेस्टिक्स प्लॉट किए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाली विंडो में हम देख सकते हैं ये फास्ट स्टोकेस्टिक है। तो फास्ट स्टोकेस्टिक की रीडिंग आप लोग देखिए यहाँ पे 14, 1 एंड 3। 14 इज द लुक बैक पीरियड, 1 इज द स्मूथनिंग पीरियड फॉर परसेंट के, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड परसेंट, इसके बाद ये जो 3 है ये हमें बताता है परसेंट डी का स्मूथनिंग पीरियड। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट डी लाइन इज 3 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ परसेंट के लाइन। इसके बाद सेकंड विंडो में हमारा स्लो स्टोकेस्टिक है, जिसमें 14 पीरियड इज द लुक बैक पीरियड, एंड यहाँ पे आप देखिए सेकंड नंबर पे 3 है, जबकि ऊपर वाली विंडो में 1 था। तो यहाँ पे हमने अपने परसेंट के को स्मूथ कर दिया है 3 पीरियड की एवरेज से, एंड फिर उस स्मूथ लाइन का एक 3 पीरियड का एवरेज हमने कैलकुलेट किया है, जो कि हमारा परसेंट डी लाइन है। तो अब आप यहाँ पे इसको ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा डिफरेंस कि ऊपर वाली लाइन में नॉइस ज़्यादा है, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है, ब्लू कलर की लाइन देखेंगे तो, जबकि नीचे वाली विंडो में लाइन थोड़ा स्मूथ आपको नजर आएगा। एंड ये रीजन इसकी वजह से है क्योंकि हमने थोड़ा इसको स्लो कर दिया है बाई अप्लाइंग मूविंग एवरेज। ये कैसे किया जाता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बट आई होप कि अगर आप नए हो टेक्निकल एनालिसिस को लेके एंड चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाके डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ इसको यूज करते हो, तो आज आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप इसके जो इनपुट्स हैं इनको चेंज कर सकते हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी थर्ड विंडो में जो हमने स्टोकेस्टिक यूज किया है ये फुल स्टोकेस्टिक है एंड फुल्ली कस्टमाइज्ड स्टोकेस्टिक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, लुक बैक पीरियड मैंने 5 पीरियड का यूज किया है, परसेंट के लाइन को 3 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज से स्मूथ किया है, एंड फिर परसेंट के लाइन का 3 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया है। तो ये थोड़ा स्मूथ आपको दिखेगा इंडिकेटर, एंड रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट स्टेगनेंट हुई, एंड उसके साथ साथ जैसे ही मार्केट स्टेगनेंट हुई तो ये स्टोकेस्टिक ओसिलेटर ने हमें राइट टाइम पे क्लू दे दिया। एंड इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मार्केट ओवरबोट हुई तो मार्केट स्टिल कैप्ट ऑन मूविंग अप। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैथमेटिकल इंडिकेटर कभी भी मार्केट की दिशा निश्चित नहीं कर सकता है, मार्केट की दिशा कभी भी प्राइस एक्शन ही निश्चित करता है। तो यहाँ पे हमने स्टोकेस्टिक पे ओवरबोट रीडिंग देखी, तो ओवरबोट रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक डजंट मीन कि मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे। एंड प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू करने का मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स प्राइस के ऊपर नजर आने चाहिए जहां पे या तो मार्केट अपना मोमेंटम लूज करना शुरू कर दे यानी कि मार्केट स्टेगनेंट हो जाए, या फिर प्राइस जो है अपने हायर हाइज के सीक्वेंस को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि स्टोकेस्टिक पहले से ही ओवरबोट था, एंड उसके बाद प्राइस वेंट स्टेगनेंट, एंड यहाँ पे इसने एक रेंज फॉर्म किया। तो ये जब रेंज फॉर्म हुआ तो स्टोकेस्टिक के बिहेवियर को इसके साथ रिलेट करके वी कुड हैव प्लान्ड है शॉर्ट सेल ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें ही हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूँ स्टोकेस्टिक्स का। अब यहाँ पे हम एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं स्लो स्टोकेस्टिक की। तो ये देखिए हमारे पास फास्ट एंड स्लो स्टोकेस्टिक का कैलकुलेशन आ गया है ये एक्सेल सीट में। तो यहाँ तक का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड ये हमारा फास्ट स्टोकेस्टिक है। तो हमने देखा कि फास्ट स्टोकेस्टिक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है। इसका रीज़न सिंपल है कि हम करंट क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं पिछले 14 डेज के हाई एंड लो के रेंज के साथ। बट यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब ये स्लो स्टोकेस्टिक कैलकुलेट किया है। तो स्लो स्टोकेस्टिक का परसेंट के मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, आप नोटिस करेंगे कि स्लो स्टोकेस्टिक के परसेंट के की जो रीडिंग है दैट इज इक्वल टू परसेंट डी रीडिंग इन फास्ट स्टोकेस्टिक। तो बेसिकली स्टोकेस्टिक ओसिलेटर को स्मूथ करने के लिए हम फास्ट स्टोकेस्टिक का जो परसेंट डी लाइन है उसको परसेंट के लाइन मान लेते हैं। एंड फिर जो कि परसेंट के लाइन हमने मानी है स्लो स्टोकेस्टिक के लिए, उसका एक 3 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ऐसा करने से अब देखिए स्टोकेस्टिक पहले हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से अचीव किया एंड उसके ऊपर एक 3 पीरियड की एवरेज अप्लाई करी एंड उसको परसेंट के मान लिया। एंड अब क्योंकि एवरेज के ऊपर एक और एवरेज हमने प्लॉट कर दी एंड उसको हमने परसेंट डी मान लिया। तो मूविंग एवरेजेस को अपने आप में वैसे ही लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी इंडिकेटर या ओसिलेटर, हालांकि इंडिकेटर्स एंड ओसिलेटर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, कहते हैं कि जी कई लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कई लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर्स में माना जाता है कि ये थोड़ा सा पहले हमें बता देते हैं कि मार्केट क्या करेगा। बट जो हमने स्टोकेस्टिक की बात करी ये भी लीडिंग इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आता है। बट हमने देखा कि इसके ऊपर भी मूविंग एवरेज यूज की जाती है। तो नाम लीडिंग है बट इतना ज़्यादा भी लीड नहीं करता है। एंड क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ चुके हो तो अब आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि देखिए अगर प्राइस अपने पिछले 14 डेज के हाई के पास है तो ऑब्वियस है कि स्टोकेस्टिक ओवरबॉट रीडिंग देगा, बट कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस गिर जाएगा। इसी तरीके से प्राइस अगर अपने 50 पिछले 14 पीरियड के रेंज के लोअर प्राइस के पास है, करंट प्राइस यानी कि पिछले 14 दिन की रेंज के लोअर एंड पे है, तो ऐसे में स्टोकेस्टिक लोअर रीडिंग देगा। एंड बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस में बाउंस आ जाएगा। प्राइस में बाउंस आएगा या नहीं आएगा ये हेल्प करेगा आपका प्राइस एक्शन। एंड प्राइस एक्शन में हमने देखा कि प्राइस कभी भी अपना ट्रेंड रिवर्स करने से पहले या तो स्टेगनेंट हो जाता है। तो जब स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड हो जाए ड्यूरिंग अ डाउन मूव एंड प्राइस स्टेगनेंट हो जाए तो दैट माइट बी एन इंडिकेशन कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसी तरीके से जब स्टोकेस्टिक ओवरबोट हो जाए एंड ऐसे में प्राइस जो है स्टेगनेंट करने लगे स्विंग हाई के पास, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा। अदरवाइज जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं करता है तब तक ये स्टोकेस्टिक जो है मैजिकली काम नहीं करेगा। तो अब बात आती है कि हम स्टोकेस्टिक्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे इसको बेसिकली 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। पहला है ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स। तो टिपिकली माना जाता है कि अगर स्टोकेस्टिक की रीडिंग 80% के ऊपर है तो ये ओवरबोट कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू हैव टू बी प्रीपेयर्ड कि जब भी प्राइस उस नेगेटिविटी मतलब ओवरबोट रीडिंग को रिस्पॉन्ड करना शुरू करे बाय प्रोड्यूसिंग अ लोअर क्लोज, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन प्लान फॉर ए शॉर्ट सेल ट्रेड। इसी तरीके से रीडिंग्स बिलो 20 इंडिकेट्स ओवरसोल्ड कंडीशंस, यानी कि स्टोकेस्टिक की रीडिंग जब भी 20 के नीचे जाएगी तो ये मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। बट एट द सेम टाइम जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करे, यानी कि प्राइस जब तक एक हायर क्लोज प्रोड्यूस नहीं करे, तब तक वी वॉन्ट गेट इनटू अ बाय ट्रेड। फिर दूसरा तरीका सिग्नल जनरेट करने का क्रॉसओवर होता है। इसमें हम परसेंट के एंड परसेंट डी लाइन के क्रॉसओवर्स को यूज करते हैं टू जनरेट अ बाय सिग्नल। यानी कि जब परसेंट के लाइन परसेंट डी लाइन के ऊपर क्रॉस करता है नीचे से तो ये बाय सिग्नल हो जाता है। एंड जब परसेंट के लाइन परसेंट डी लाइन के नीचे क्रॉस करता है ऊपर से तो ये सेल सिग्नल हो जाता है। तो तीसरा तरीका है इसको यूज करने का डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंसेस अकर्स व्हेन प्राइस एंड ऑसिलेटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि प्राइस एंड ऑसिलेटर की मूवमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इज मेकिंग हायर हाइस बट ऑसिलेटर ने लोअर हाई लगाना शुरू कर दिया है तो ये सिचुएशन डाइवर्जेंस कहलाता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइस में कोई ब्रेकआउट दिखता है तो कोई नेगेटिव ब्रेकआउट दिखता है तो वी कैन प्लान फॉर ए शॉर्ट सेल ट्रेड। इसी तरीके से जब प्राइस मेक्स लोअर लोज बट
ऑसिलेटर स्टार्ट्स मेकिंग हायर लोज। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। इन सच अ सिचुएशन हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस एक पॉजिटिव ब्रेकआउट फॉर्म करता है तो ये तीन बेसिक तरीके हैं स्टोकेस्टिक को यूज करने के। बट ये वीडियो का अभी फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर एक और वीडियो हम पोस्ट करेंगे जिसमें हम स्टोकेस्टिक ओसिलेटर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि ये ओसिलेटर जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब देर इज नो गारंटी कि ये हमेशा आपको राइट ट्रेड पिक करने में हेल्प करेगा। तो पॉइंट पहला तो ये है कि स्टोकेस्टिक को कभी भी अकेला यूज नहीं करना चाहिए। इसके साथ हमें दूसरे हेल्पिंग टूल्स यूज करने पड़ेंगे, तभी जाके हम स्टोकेस्टिक के रिजल्ट्स को इनहेंस कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है उसमें मैं स्टोकेस्टिक को यूज करने के तरीके बताऊंगा एंड उसके साथ साथ कौन कौन से दूसरे इंडिकेटर्स या ओसिलेटर्स के साथ स्टोकेस्टिक का कॉम्बिनेशन बना के एंड इसको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। तो गाइज मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मार्केट में अच्छे ट्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं स्टोकेस्टिक्स का तो कहता है कि इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर रेंज बाउंड मार्केट्स के लिए ये अच्छा काम करता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर इसको अच्छे से टूल्स के साथ इंप्लीमेंट किया जाए जो हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, तो ये स्टोकेस्टिक उस ऑन गोइंग ट्रेंड में मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पिक करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे वीडियो पे तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके जाएं सो दैट जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए एंड आप स्टोकेस्टिक को इफेक्टिवली यूज करना सीख पाएं सो दैट आप अपने आप को क्राउड से आगे रख पाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो।